गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 17 पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और काफी सारे लेक्चर इसमें हो चुके हैं। काफी सारी चीजें आपको पता हो गई होंगी। आज 17 ग्रुप का लास्ट लेक्चर होगा और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो जैसा मैंने ऊपर देखो बोर्ड पे हेडिंग लगा रखी है इंटर हैलोजन कंपाउंड, वही हेडिंग आपको अपनी कॉपी में लगानी है। तो आज बच्चों इसी पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्या उनकी खास बात होती है और खासकर स्ट्रक्चर पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलो बच्चों फटाफट से हेडिंग लगाओ इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, ग्रुप 17 चला रहे थे हम हैलोजन फैमिली और लास्ट लेक्चर है हैलोजन फैमिली का इंटर हैलोजन कंपाउंड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड होते क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब हम दो हैलोजन को, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन या क्लोरीन या फ्लोरीन, दो अलग अलग हैलोजन को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो जो भी कंपाउंड हमें मिलेगा उस कंपाउंड को हम बोलेंगे इंटर हैलोजन। ध्यान रखिए, दो अलग अलग हैलोजन, सपोज मान लिया जाए मैं Cl2 और F2 को आपस में कंबाइन करता हूं तो मुझे मिलता है 2ClF। तो ये दो अलग अलग हैलोजन से बना हुआ जो कंपाउंड होगा दिस इज कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि मैंने F2 या F और F को मैं साथ मिला दूं F2 हो जाएगा। दिस इज नॉट इंटर हैलोजन, इट इज हैलोजन। इंटर हैलोजन मतलब टू डिफरेंट हैलोजन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड इंटर हैलोजन कहलाता है। क्लियर? तो चलो फटाफट से डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन two different halogen are combined, halogen are combined, ठीक है, they form a compound called interhalogen compound, है ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्लियर हो गया भाई? तो दो या जब दो डिफरेंट हैलोजन आपस में कंबाइंड होते हैं तो उनके थ्रू जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं दो हैलोजन को आपस में कंबाइंड करूंगा, ठीक है बच्चों, तो कैसा होगा, एक हैलोजन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और दूसरे हैलोजन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक्स डैश से। दिस इज इंटर हैलोजन कंपाउंड, यानी एक हैलोजन एक्स दूसरा हैलोजन एक्स डैश। एक्स और एक्स नहीं होगा, दिस इज नॉट, क्या होगा, एक्स और एक्स डैश। क्लियर हो रहा है? तो बच्चों जो एक्स और एक्स डैश से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्लियर हो गया? अब देखो ये जो x है ना, ये कैसा होना चाहिए, ये साइज में बड़ा होना चाहिए, बिग साइज। और ये जो x डैश है ये कैसा होना चाहिए, साइज में स्मॉल होना चाहिए। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, दे मस्ट हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं Cl एंड Br, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। देखो Cl Br पॉसिबल नहीं है, बल्कि क्या पॉसिबल होगा बच्चों, Br और Cl। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। ध्यान रखिए, ये जो मैंने बोला ना, दिस विल बी रिप्रेजेंट बाय x और Cl विल बी रिप्रेजेंट बाय x डैश। क्लियर हो रहा है? तो Br जो है बिग साइज होना चाहिए और जो x डैश है वो स्मॉल साइज का होना चाहिए, तब जाके जो भी हमारे कंपाउंड बनेंगे उनको हम बोलेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्लियर हो रहा है? तो ये इनकी खास बात है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी इंटर हैलोजन बना दो हैलोजन को कहीं भी नहीं जोड़ना है, हमेशा जो लेफ्ट वाला हैलोजन है वो बड़ा रखना है और जो राइट वाला हैलोजन है वो छोटा रखना है। सपोज मान लीजिए मैं बात करता हूं IF7, क्या ये सही है? यस, ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, लेकिन बच्चों FI7 पॉसिबल नहीं है।
चलो देखो, BrCl3 पॉसिबल है? यस, Cl छोटा है, Br बड़ा है, लेकिन क्या Cli3 पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि I छोटा होना चाहिए, इधर वाला बड़ा होना चाहिए, इधर वाला छोटा होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के हैलोजन हम पॉसिबल होते हैं और किस टाइप के हैलोजन पॉसिबल नहीं होते। क्लियर भाई, समझ में बात आ गई? तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड में। अब देखिए किस किस टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड पॉसिबल है। तो इनका सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल फॉर्मूला। तो आपको पता है कि जो हमारे हैलोजन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से लेकर और +7 तक होता है ना। तो ये 4 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, देखो पहला होता है XX-, दूसरा होता है XX3-, तीसरा होता है XX5-, और चौथा होता है XX7-। यानी बोलने का मतलब है अगर ये मैंने हैलोजन लिया तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, इसका होगा +3, इसका होगा +5 और इसका होगा +7। तो जैसे मैंने आपको बोला था +1 से लेकर और +7 तक होते हैं। तो कुल मिला के 4 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं। क्लियर? ये आपको हमेशा स्मॉल रखना है और ये वाला हमेशा क्या रखना है, बिग रखना है, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में। क्लियर हो रहा है? ठीक, अब बात करते हैं बच्चों के इंटर हैलोजन कंपाउंड को बनाते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। चलो तो प्रिपरेशन पहले देखते हैं, प्रिपरेशन के बाद, अच्छा पहले क्या करते हैं, पहले क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रिपरेशन बाद में करेंगे, है ना। क्लासिफिकेशन से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन, है ना। तो जैसे मैंने आपको बोला कि दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? तो कुल मिला के हमारे पास +1 से लेकर और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो देयर आर 4 टाइप। इसके आधार पर कितने टाइप के बनेंगे, ये 4 टाइप के बनते हैं। ठीक है, पहला जो हमारे पास टाइप है बच्चों वो है X और X-। दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो XX3-। तीसरा जो है XX5-, और चौथा XX7-। क्लियर? अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि X में कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन से आते हैं, इसमें कौन से, इसमें कौन से आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो 2 हैलोजन आपको आपस में जोड़ने हैं। तो सबसे पहले मैं करूंगा ClF BrF IF। देखो क्लोरीन के साथ फ्लोरीन जोड़ दिया, ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन जोड़ दिया, आयोडीन के साथ फ्लोरीन जोड़ दिया। एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, फ्लोरीन कभी भी लेफ्ट साइड नहीं आएगा। क्लियर? अच्छा देखो, फिर इसी में आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है बच्चों हमारे पास अगेन BrCl ICl और IBr। क्लियर? देखो ये छोटा छोटा छोटा, इधर वाला बड़ा, तो ये सारे XX- टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड है। 2 हैलोजन बस जोड़ने हैं, ऐसा नहीं कि सारे हैलोजन होते हैं, कुछ हैलोजन होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, केवल उन्हीं को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? सारे को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे कि आई और, यानी बोलने का मतलब है कि कोई दूसरा टाइप का हो सकता है। क्लियर है? तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर इस टाइप के है ना, तो ClF3 BrF3 IF3 और ICl3, ये इस टाइप के हैलोजन हो गए। यहां पर देखिए ClF5 BrF5 IF5। ठीक है, और यहां पर केवल एक ही टाइप का बनता है IF7 बस। हो सकते हैं और भी, लेकिन वो इसकी उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती, इसलिए मैंने वो केवल, तो एनसीईआरटी में आपके पास इतने ही
इंटर हेलोजन कंपाउंड है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो क्लियर हो रहा है ना। मोस्ट ऑफ बच्चों क्या हो रहा है, देखो याद करने का तरीका क्या है, देखो ClBr के साथ F जोड़ दो, ClBr के साथ F जोड़ दो, ClBr के साथ F जोड़ दो, फिर उसके बाद Br के साथ Cl जोड़ दो, I के साथ Cl जोड़ दो। तो मोस्टली आपको पता चल जाएगा कि जो F के बाद 3 हेलोजन है उनके साथ F को हमें ऐड करना है। ClBr के साथ F ऐड कर दो तो मोस्ट ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड आपके मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहां पर +1, यहां पर +3, हमेशा ऑड नंबर में है ना, यहां पर +5, यहां पर +7। क्लियर हो रहा है। अब बच्चों देखो इनके बारे में मोस्ट ऑफ क्या पूछा जाता है, इनके बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो उसके में केमिकल रिएक्शन आएंगे तो स्ट्रक्चर मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहां पर केवल स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिख रहा हूं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है या क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अगर मैं एक्स डैश की बात करूं तो बच्चों ये जो होते हैं सारे के सारे लीनियर शेप में होते हैं, लीनियर शेप है ना। अगर मैं x3 की बात करूं तो ये होते हैं बच्चों बेंट शेप, बेंट या टी शेप, ध्यान रखिए कई बार पूछा जाता है। अगर मैं ये x5 डैश की बात करूं तो इनका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल, और अगर मैं IF7 की बात करूं तो यहां पर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस इंटर हेलोजन कंपाउंड का क्या शेप या ज्योमेट्री होगी, है ना। तो चलो जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो इसमें शेप का भी मैं जिक्र करूंगा ना कैसे बनेगा, है ना। अभी तो इतना आपको याद रखना है। तो ये टेबल फटाफट से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। अच्छा ये हो गया क्लासिफिकेशन। अच्छा यहां पर मैं एक चीज आपको और बताने वाला हूं, नोमेनक्लेचर, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर, नामकरण। तो नोमेनक्लेचर का मतलब इनका नाम कैसे रखेंगे। देखो अगर मैं इस कंपाउंड को लेता हूं Cl और F को, तो जो Cl है उसको एज इट इज हम बोलेंगे, और जो दूसरा वाला हेलोजन है F उसको हम हैलाइड की फॉर्म में बोलेंगे। तो इसका नाम हो गया बच्चों क्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन फ्लोराइड। ठीक है। अच्छा अगर इसको मुझे बताना है ClF3, तो ClF3 का नाम क्या हो जाएगा, ClF3, दिस इज कॉल्ड क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड, है ना। ये तो हुआ। अच्छा इसका नाम पता करना है IF7। ठीक है, तो पहले आयोडीन लिखो और 7 है तो क्या होगा, हेप्टा फ्लोराइड। तो बहुत इजी है नाम, है ना। पहले हेलोजन का नाम एज इट इज हेलोजन की तरह, लेकिन दूसरे हेलोजन का नाम जो भी इस पर नंबर लिखा होगा, ट्राई, पेंटा, हेप्टा और फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड जो भी होगा वो उसका नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से कंपाउंड हम पढ़ेंगे और उनका नेमिंग कैसे करेंगे। क्लियर भाई। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करो फिर मैं दूसरी चीज आपको बताने वाला हूं, है ना। फिर हम बात करेंगे बच्चों प्रिपरेशन, प्रिपरेशन प्रिपरेशन। तो चलो हेडिंग डालो नेक्स्ट, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में बच्चों कुछ नहीं करना है, दो हेलोजन को आपस में कंबाइन करना है और बस आपका है इंटर हेलोजन कंपाउंड बन गया, है ना। तो प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में क्या करेंगे, देखो दो हेलोजन को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटर हेलोजन कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ टेम्परेचर भी दिया होता है, तो मोस्टली टेम्परेचर किसी को याद नहीं होता, रेंज लिखेंगे 400 से लेकर 500 डिग्री केल्विन तक लगभग टेम्परेचर होता है इसमें, है ना। तो देखो पहले क्या कर सकते हैं, देखो Cl2 प्लस F2 आपस में मिलाए तो क्या बना, 2ClF बन गया।
और यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो 400 से 500 केल्विन तक होता है। क्लियर। अब देखो Br2 प्लस F2, तो 2BrF दूसरा बन गया। ब्रोमीन फ्लोराइड, क्लोरीन फ्लोराइड, है ना। अब देखो Cl2 प्लस 3F2 तो बना 2ClF3, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। तो ये हमारा दूसरे टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड बन गया। एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जब आप दोनों को सेम, यानी इसके मॉलिक्यूल भी इतनी है, इसके मॉलिक्यूल भी इतनी है, इसका मतलब जो है ये इक्विमोलर है। इक्विमोलर, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। लेकिन जब आप इस तरह का हैलोजन बनाओगे तो इसके ज्यादा मोल आपने ले लिए, तो इसको हम लिखेंगे एक्सेस। दिस विल बी इन एक्सेस फॉर्म। तो ये एक्सेस है लेकिन ये कम है ना। बस, तो जिसके मोल आपको ज्यादा दिखे इसका मतलब वो एक्सेस है। यहां पर दोनों के मोल सेम है तो दोनों इक्विमोलर कंसंट्रेशन में है, लेकिन ये ज्यादा है, ये थोड़ा सा। क्लियर। अब देखो I2 प्लस 7F2 तो क्या बनेगा बच्चों, IF7, ये 2 लगा दो, है ना। तो दो हैलोजन को हमने आपस में कंबाइंड किया तो हमें क्या बने, इंटर हैलोजन कंपाउंड मिल गया। अच्छा, एक और तरीका है इनको बनाने का, है ना। अगर किसी इंटर हैलोजन कंपाउंड पर हम हैलोजन की रिएक्शन करें, रिएक्शन ऑफ हैलोजन ऑन इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो भी हमें नए टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड मिल जाएंगे। देखो ClF पर हमें किसकी रिएक्शन करें, F2 की रिएक्शन, ClF3 बना। तो दो डिफरेंट तरीके से हम इनको बना सकते हैं। दो हैलोजन को मिक्स कर दो या इंटर हैलोजन पर किसी हैलोजन की रिएक्शन कर दो तो दूसरे टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड हमें मिल जाता है। तो बच्चों जितने भी अभी हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़े उनको आप इजिली बना सकते हो। ठीक है, चलो जैसे BrF5 मुझे बनाना है, BrF5 मुझे बनाना है, तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। एक तो Br2 प्लस 5F2, तो Br2 प्लस 5F2 तो क्या हो जाएगा 2BrF5। तो बहुत सिंपल है, तो कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड आप आराम से बना सकते हो, इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी क्या होगी, प्रिपरेशन। ठीक है, फटाफट से नोट करो जल्दी से। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर और फिर थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ ज्यादा है नहीं, है ना। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो 3-4 पॉइंट है वो आपको नोट करने हैं बस। पहला पॉइंट, जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है सारे के सारे क्या होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। और बच्चों कोवैलेंट के साथ साथ ये डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर हो जाएंगे, है ना। तो दे आर कोवैलेंट एंड डायमैग्नेटिक। ठीक है भाई, क्लियर। डायमैग्नेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मालूम है ना आपको, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, याद रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। दूसरा, दे ऑल आर, अगर मैं इनका फिजिकल स्टेट देखूं तो बच्चों ये कैसे होते हैं, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। दे ऑल आर वोलेटाइल, लिक्विड और सॉलिड। देखो वोलेटाइल होते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। सारे के सारे लिक्विड और सॉलिड नहीं होते हैं, कुछ गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में कुछ गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ClF, ठीक है, BrF, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ClF3, IF5 और IF7। दे एग्जिस्ट इन गैस फॉर्म। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे क्या होंगे, या तो वोलेटाइल लिक्विड होंगे या तो सॉलिड होंगे। क्लियर। तीसरा पॉइंट नोट करो,
तीसरे पॉइंट में क्या है, अगर इनकी मैं रिएक्टिविटी देखूं, रिएक्टिविटी से पहले हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, दे आर मोर रिएक्टिव, अच्छा रिएक्टिविटी देखते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव देन, दे आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। लेकिन एक यहां पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट F2। अब देखो कैसे, अगर बच्चों मैं X और X डैश का बॉन्ड बनाता हूं, दिस इज इंटर हैलोजन कंपाउंड, और अगर मैं हैलोजन लिखता हूं तो क्या होगा, X और X, या X डैश और X डैश, ये भी हैलोजन ये भी हैलोजन। क्लियर? तो बच्चों ये जो हैलोजन है इनका जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? नॉन पोलर बॉन्ड है। तो नॉन पोलर बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पोलर बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, दिस इज पोलर बॉन्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं पोलर बॉन्ड, और ये नॉन पोलर बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो जब भी रिएक्शन होगी तो पहले कौन रिएक्शन करेगा? ये रिएक्शन करेगा ना। इट इज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। जो हैलोजन कौन से? यानी Cl और Cl, ठीक है, Br और Br। तो इन हैलोजन से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे मोर रिएक्टिव, ठीक है, देन इंडिविजुअल हैलोजन। ठीक है, और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, नॉन पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? F2। F2 से ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्यों? मैंने आपको बताया था कि F2 का साइज छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होता है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा इससे भी पहले। क्लियर? तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? F2, देन उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड, देन Cl2, देन Br2, इस तरह से, सॉरी Br2 देन Cl2, है ना? क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना, नोट कर लो फटाफट से। अच्छा, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इंटरमीडिएट होती है जिनसे ये बने हैं, तो ये भी लिख लो, दे हैव इंटरमीडिएट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देन किससे कंपैरिजन करें? कंस्टिट्यूट हैलोजन, यानी जिससे ये बने हैं। सपोज अगर मैं बात करूं Cl और F की, तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो F2 और Cl2 के मिडिल में होगी, इंटरमीडिएट होगी, F2 और Cl2 के इंटरमीडिएट, है ना? क्लियर? क्योंकि ये F2 और Cl2 से मिलकर बना है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, केवल बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं किसके? इंटर हैलोजन कंपाउंड के एज कंपेयर टू हैलोजन। बस ये प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। रीजन, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो पोलर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, ठीक है, और नॉन पोलर के कम होंगे। केवल यही फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी ज्यादा होती है, बाकी और फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों के मिडल में आएंगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो 4 फिजिकल प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से काफी है ना? देखो जरा फटाफट से नोट करते जाओ 4 फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर। केमिकल प्रॉपर्टी में केवल एक ही चीज आपको पढ़नी है, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस, कि जब किसी इंटर हैलोजन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कौन से कंपाउंड मिलेंगे, है ना बच्चों? देखो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, चलो देखो बच्चों, यहां पर हम सारे इंटर हैलोजन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे।
तो ये सारे मैंने एक साइड लिख दिए और इसकी रिएक्शन करने वाला हूं मैं वाटर से। क्लियर? ठीक। अब देखो, एक पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। सपोज मान लीजिए मेरे पास X और X डैश कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड है और उसकी रिएक्शन कर रहा हूं मैं वाटर से, HOH लिख दिया मैंने। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो ये वाला हैलोजन है ये हमेशा इसके साथ कंबाइंड होगा ऑलवेज। तो जो छोटा हैलोजन है, ये छोटा ये बड़ा, ये तो है ना, जो स्मॉल साइज हैलोजन है वो हमेशा H के साथ कंबाइंड होगा। तो क्या बनेगा? H और X, इस तरह का HX डैश। तो इसका नाम होगा हैलाइड। हैलाइड। और ये जो हमारा बड़ा वाला हैलोजन है ये हमेशा OH के साथ कंबाइंड होगा। किस तरह से? HOX। तो ये बनेगा बच्चों ऑक्सो हैलाइड। हैलाइड। तो इसका मतलब जब भी कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, आप उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक आपको हैलाइड मिलेगा और एक आपको ऑक्सो हैलाइड मिलेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, हैलाइड कौन सा बनाएगा? ये X डैश वाला। और ऑक्सो हैलाइड कौन सा बनाएंगे? ये XX वाला। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पर मैं देता हूं BrCl3। क्लियर? और यहां पर हम लिखते हैं H2O। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, ये छोटा Cl है ना, यहां पर देखो छोटा Cl ये हैलाइड बनाएगा। तो HCl विल बी फॉर्म्ड प्लस HOBr वहां पर बनेगा। ठीक। और इसको अगर हम बैलेंस करें तो देखो, यह बैलेंस करना है, 3 और 1 4 हो गया बैलेंस, है ना। 3 और कितना हो गया? 4 हो गया ना। 3 और 1 4, और यहां पर एक O और लगा दो। क्लियर? तो देखो ये तो क्या बना? ऑक्सो हैलाइड। और ये क्या बना? हैलाइड। तो ये हमेशा हैलाइड बनाएगा और ये हमेशा ऑक्सो हैलाइड बनाएगा। तो अब समझ में आ गया। तो अब मैं किसी की भी रिएक्शन करूं तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर ऑक्सो हैलाइड बनेगा, कौन सा क्या बनेगा? हैलाइड बनेगा, है ना। और जैसे मैंने आपको बोला था, ये जो ऑक्सो हैलाइड है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। ऑक्सो एसिड। तो इसका मतलब जो है, ये वाला हैलोजन ऑक्सो एसिड बनाएगा। और कुल मिला के कितने ऑक्सो एसिड हम जानते हैं? 4 ही ऑक्सो एसिड हम जानते हैं। एक हाइपोहेलस, दूसरा हेलस, तीसरा हेलिक और चौथा परहेलिक। तो बस वही 4 हम यहां पर बनाने वाले। ठीक है, चलो 1 बाय 1 करते हैं। XX। ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूं आपको, ताकि मालूम चल जाए, है ना। देखो HOH HOH HOH, और समझ में आ जाए आपको, है ना। तो बच्चों H किसके साथ जाएगा? इसके साथ। और OH किसके साथ जाएगा? इसके साथ। क्लियर? यहां पर ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, है ना। क्लियर हो रहा है? तो आप लगाते जाना। अब देखो, आपको थोड़ा H2O पर जो है नंबर ऑफ मोल चेंज करने पड़ेंगे ताकि रिएक्शन हम बैलेंस कर ले। तो यहां पर सीधा सीधा करो, HX डैश प्लस HOX। ठीक है। दूसरे में क्या करेंगे बच्चों? जितना यहां पर है ना, उसके आगे हम ये देखो 1 नंबर कम कर देंगे। 3 है तो यहां 2 कर देंगे। तो यहां पर होने वाला है 3HX प्लस HOXO। बैलेंस हो गया। ठीक। अब यहां पर 5 है तो 4 करेंगे। ठीक है। तो होने वाला है 5 नहीं, 4 नहीं, 3 करो, है ना। बैलेंस होने के लिए 5HX प्लस HOXO2। तो 2 और 1 3, यस बैलेंस हो गया। और यहां पर करेंगे 4। तो भाई 1 2 3 4, बस वाटर मॉलिक्यूल ऐसे लेने। तो 7HX डैश, ठीक है, प्लस HOXO3 बरोबर। तो ये क्या मिला हमें? ऑक्सो एसिड मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? तो बच्चों इस ऑक्सो एसिड का नाम क्या है? हाइपोहेलस। इसका नाम क्या है? हेलस। इसका नाम क्या है? हेलिक। इसका नाम क्या है?
पर हेलिक्स, ठीक है। HClO4, HClO3, HClO2, HOCl, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये सारे क्या है बच्चों? ऑक्सो एसिड है, क्योंकि ये वाला जो हैलोजन है वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर सकता है, लेकिन ये वाला हैलोजन अगर फ्लोरीन हुआ तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये सारे के सारे हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट हुए इंटर हैलोजन कंपाउंड के। ठीक है बच्चों, चलो समझ में आई बात। अब हम लोग डिस्कस करने वाले लास्ट स्ट्रक्चर, उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो कमर कस लीजिए स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो आपके बहुत जगह काम आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा, हाइब्रिडेशन भी पता करेंगे, है ना। तो चलो देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा मुझे बोर्ड और चाहिए होगा। तो यहां लिखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर्स, है ना। ठीक, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक्स डैश का, ठीक है। और एक्स डैश में मैं लेता हूं ClNF। तो जैसा मैंने कहा था बच्चों कि जो Cl और F होगा वो सिंपल बनेगा, Cl और F, और 3 लोन पेयर दोनों हैलोजन पर आ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको? लीनियर, एकदम लीनियर है, चाहे कहीं भी घुमा लो वैसे। क्लियर हो गया? दूसरा हमारे पास है, यहां पर लिखते हैं X3 डैश, और बच्चों यहां पर हम बनाने वाले हैं BrF3, ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड। क्लियर हो गया? ये आपकी एनसीईआरटी में जब पी ब्लॉक का 17 ग्रुप खत्म होगा तो उसमें दे रखा है पूरा, तो इसको ही हम डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो देखो बच्चों कैसा बनेगा। Br को रखो आप सेंटर में, एक F ऐसे आता है, दूसरा F ऐसे आता है, तीसरा F ऐसे आता है। दिस इज वन F, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर। और बच्चों एक लोन पेयर, दिस इज पोजीशन ऑफ लोन पेयर, ऐसे बनता है। अब अगर आप इसको डॉट लाइन से मिलाओगे तो वो आपको ऐसा दिखेगा, ये परफेक्ट है ना। तो ये हमारे पास किसका? BrF3 का स्ट्रक्चर हो गया। चलो अब पहले बॉन्ड की पोजीशन देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये और ये जो बॉन्ड है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। तो मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए, मालूम है ना, ए का मतलब एक्सियल, ए का मतलब एक्सियल, ठीक है। और 1, 2 और 3 इनको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई का मतलब क्या है? इक्वेटोरियल। तो आपको पता है ना कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के शेप को बनाते हैं तो 2 टाइप के बॉन्ड ओरिएंट होते हैं, एक एक्सियल और इक्वेटोरियल। PCl5 में आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह मेरे हिसाब से, है ना। तो देखो बच्चों, ये तीनों एक प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, ऐसा मान सकते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए, एक फ्लोरीन इक्वेटोरियल में है और 2 फ्लोरीन एक्सियल में है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और खासकर इससे क्वेश्चन कैसा आता है? इससे क्वेश्चन ऐसा आता है कि लोन पेयर कहां रहेंगे, एक्सियल में कि इक्वेटोरियल में? तो क्या हो रहा है बच्चों? लोन पेयर लाइज ऑन एक्सियल पोजीशन। तो ये लाइन लिखते हैं यहां पर, देखो, लोन पेयर लाइज, LIES, लाइज ऑन एक्सियल नहीं, सॉरी, इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। ठीक है बच्चों, तो जो लोन पेयर है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेंगे। अब यहां पर रीजन पूछा जाता है कि क्यों ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर चले गए। तो जब भी बच्चों इसका ओरिएंटेशन होता है तो हमेशा रिपल्शन का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, ठीक है। टू मिनिमाइज रिपल्शन। और बच्चों कौन सा रिपल्शन? देखिए, टू मिनिमाइज रिपल्शन लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये देखो, ये रिपल्शन मिनिमाइज करता है। ये कई बार पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। वो बोलते हैं लोन पेयर, गलत हो जाएगा।
तो रिपल्शन कौन सा मिनिमाइज करने के लिए ये एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर चले गए, लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यानी इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है, क्योंकि ये रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों जो लोन पेयर है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेंगे, ताकि लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन कम हो सके, लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन कम हो सके। अगर ये कहीं और होते तो वहां पर मॉलिक्यूल के बीच रिपल्शन ज्यादा होता है, इसीलिए ये इस पोजीशन पर आए ताकि रिपल्शन कम से कम रहे। क्लियर हो गया? ठीक। तो एक बात तो ये नोट करनी है आपको, दूसरी बात क्या नोट करनी है, देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि जो फ्लोरीन है वो थोड़ा सा किसकी तरफ झुके हुए हैं, इस बीच वाले फ्लोरीन की तरफ, यानी जो एक्सियल फ्लोरीन है दे आर बेंट टुवर्ड्स इक्वेटोरियल फ्लोरीन। तो यहां पर ये लिखो फटाफट से जरा, टू एक्सियल फ्लोरीन आर bent towards equatorial fluorine. Reason again repulsion, to minimize lone pair रिपल्शन। करेक्ट, सही है। तो यहां पर दोनों फ्लोरीन जो है, कौन से वाले फ्लोरीन, एक्सियल फ्लोरीन जो है इक्वेटोरियल की तरफ झुक गए ताकि लोन पेयर रिपल्शन कम हो सके। क्लियर हो गया? ठीक। तो बस ये दो पॉइंट आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में नोट करने हैं। ठीक। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों यहां पर जो मॉलिक्यूल का शेप है वो कैसा है, तो क्या मुझे आप बता पाओगे शेप कैसा है? दिस इज बेंट शेप और टी शेप। टी देखो, टी बना रहा है एकदम, है ना, बन रहा है टी, और बेंट मतलब झुका हुआ है, बेंट शेप और टी शेप, है ना। और अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो दिस इज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। टोटल कितने बॉन्ड है? 3 और 2, 5 है ना टोटल, 1 2 3 4 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो 3 और 2 5। तो क्या होगा बच्चों? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, चलो यहां पर ये भी बात कर लेते हैं, ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ज्योमेट्री, जब हम बात करेंगे ज्योमेट्री की तो सारे काउंट करेंगे, लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं तो केवल और केवल बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। तो बच्चों ज्योमेट्री में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया और शेप में केवल बेंट और टी शेप हो गया, दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखिए। तो ये मैंने सारा स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम x5 डैश, और यहां पर मैं लेने वाला हूं BRF5। ठीक है, अगेन तो BR को रखो बीच में और 5 फ्लोरीन इस तरह से अरेंज होंगे। देखो, तो 4 फ्लोरीन तो ऐसे आएंगे जो स्क्वायर बनाएंगे, और बच्चों एक फ्लोरीन नीचे आ जाएगा और एक लोन पेयर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी, जो हमारे पास शेप होगा, स्क्वायर पिरामिडल, दिस विल बी द शेप। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। देखो स्क्वायर बन रहा है और साथ में एक पिरामिड बन रहा है, केवल बॉन्ड पेयर गिनने हैं बस शेप के केस में। लेकिन अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो क्या होगा बच्चों? 6 बॉन्ड है ना। लोन पेयर को भी अगर मैं बॉन्ड की फॉर्म में लिख लूं तो ये होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? ज्योमेट्री में सब कुछ काउंट करना है,
शेप में केवल बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं। क्लियर हो गया? ठीक। और अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है sp3d2, 3 और 2 5 1 6, यस, sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है? लास्ट IF7, ठीक है। अच्छा, यहां पे बनाऊं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे बनाते IF7 को, ये हटा दूं। ओहो हो, मीटिंग रहा अब तो भाई। IF7, ठीक है बच्चों, यानी XX-7। तो I को रखो बीच में और एक ऊपर फ्लोरीन, एक फ्लोरीन नीचे, पहले इन दोनों को रखो और यहां बनाओ आप पेंटागन, 1 2 3 4 5, ये देखो। तो एक फ्लोरीन यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा यहां पे, 5 हो गए और 2 ऊपर हो गए, 7। तो इस तरह जुड़ेंगे बच्चों ये देखिए। क्लियर हो गया? तो इसकी जो ज्योमेट्री और शेप होगा वो दोनों सेम होगा। दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और जो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा sp3d3, क्योंकि टोटल बॉन्ड कितने हैं? 7 है, तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गए। क्लियर हो रहा है? तो इससे ज्यादा क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं शेप से रिलेटेड। तो मैंने आपको बोला लीनियर, दिस इज बेंट और टी शेप, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, और लास्ट वाला पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो इन शेप को फटाफट से आप नोट करो और देखो किस तरह से बनते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट इसमें रह रखा बच्चों यूजेस। तो यूजेस भी खत्म करते हैं और 17 ग्रुप खत्म, उसके बाद लास्ट है हमारा पारा 18 ग्रुप ना, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो लास्ट हम बात करते हैं यूजेस, और 3 मेन यूजेस हैं इसके। पहला, जो हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो इनर्ट सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। क्या स्पेलिंग आएगी यहां? इनर्ट सॉल्वेंट। क्लियर? दूसरा, दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो अगर आपको कहीं पर फ्लोरीन देना हो किसी को तो बहुत अच्छे रिएजेंट है, फटाफट से टूट के फ्लोरीन रिलीज हो जाएगा, है ना। दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है भाई। और तीसरा, इनका यूज कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, तो इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम, बस। तो 3 यूज हो गए, पहला इनर्ट सॉल्वेंट, दूसरा दे आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, और तीसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम, बस। तो बच्चों ये था पूरा सारा के सारा इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो देख लिया आपने किस किस टाइप के होते हैं, है ना। चलो, तो आज इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपने सारे रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाए होंगे। अब आप एनसीईआरटी के इंटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाओ, थोड़ा सा उसको पढ़ते जाओ, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इनर्ट गैस या नोबल फैमिली। क्लियर हो गया? चलो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।